This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, क्राइम मीडिया चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक छोटी सी विनती कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे यूट्यूब को पता चलता है कि वीडियो अच्छा है और उसका एल्गोरिथम हमारे इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका देता है। आपका एक छोटा सा प्रयास, आपका एक छोटा सा लाइक हमारे चैनल की ज़िंदगी बदल सकता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी काफ़ी ही दिलचस्प, थोड़ी सस्पेंस और थोड़ी सीखने वाली। इसमें कहानी में ये श्री गंगानगर इलाका जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ से संबंधित ये कहानी है। अब इस इलाके में काफ़ी ज़मींदार लोग रहते हैं। अब इन ज़मींदार लोगों को ऐसे ज़्यादातर लोग कपास की खेती करते हैं। कपास की खेती के समय इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम रहता है और इनको प्रवासी मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। प्रवासी मज़दूरों से अभिप्राय ये आसपास के लोगों से, आसपास के मज़दूरों से, जिसे आसपास के शहर, थोड़े से गांव जैसे 300-400 किलोमीटर दूर के एरिया से मज़दूरों को बुलाते हैं और वो मज़दूर यहाँ आकर काम करते हैं। उसके बदले में उन्हें 3-4 महीने में अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, खाने पीने को मिल जाता है और उनका पूरा साल आराम से निकल जाता है। और दूसरी ओर इन ज़मींदारों को मज़दूरों के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। इन्हें इकट्ठे मज़दूर मिल जाते हैं और वो पूरा काम करके ही अपने घर की ओर लौटते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर एक ज़मींदार जिनका नाम राकेश होता है, वो तकरीबन काफ़ी सालों से टिल्लू खान नाम के एक प्रवासी मज़दूर को अपने यहाँ बुलाते आए होते हैं। अब इसी तरह से टिल्लू खान जब इस साल यहाँ आते हैं तो सभी कुछ हंसी खुशी चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक टिल्लू खां के साथ आई हुई उनकी 14 साल की बेटी गुम हो जाती है। टिल्लू खां पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस मामले को दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू करती है। क्योंकि एक नाबालिग की गुमशुदगी का मामला था तो पुलिस थोड़ी सी गंभीरता से लेती है। अब जब उनसे पूछताछ की जाती है तो टिल्लू खां बताते हैं कि कल रात को मैंने अपनी बेटी को देखा था, लेकिन उसके बाद मुझे वो दिखाई नहीं दी। सुबह वो अपने बिस्तर पर नहीं थी और अभी हमें कुछ पता नहीं वो कहाँ है। तो उसके बाद पुलिस पूछती है कि क्या उसकी बेटी के पास कोई मोबाइल या कुछ इस तरह की चीज़ जिसे हम ट्रैक कर सकें है। तो टिल्लू खां बताते हैं कि उनकी बेटी महज 14 साल की है और उसके पास किसी तरह का कोई मोबाइल या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। अब पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है। अब इसी तहकीकात के सिलसिले में, क्योंकि पुलिस अब जानना चाहती है कि ये लोग कहाँ रहते थे, ये लोग क्या करते थे, तो इस तरह की चीज़ें, हालांकि टिल्लू खां उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ राकेश नाम के एक ज़मींदार के घर रह रहे हैं, क्योंकि वो प्रवासी मज़दूर हैं और 3-4 महीने के लिए यहाँ पर आए थे। तो अब पुलिस के लिए ज़रूरी हो जाता है कि राकेश नाम के ज़मींदार का भी एक उनसे तहकीकात की जाए, उनसे पूछताछ की जाए, ताकि उनके घर परिवार को देखा जा सके, उनका घर का एरिया देखा जा सके जहाँ से लड़की गुम हुई है। तो पुलिस जब राकेश को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि राकेश घर पर नहीं है। उसके परिवार वाले बताते हैं कि वो 1-2 दिन से लापता है। अब ये बात पुलिस को काफ़ी संदेहास्पद लगती है, क्योंकि एक तरफ तो टिल्लू खां की लड़की 14 साल की खातून लापता है और उधर से जिसके यहाँ ये ज़मींदार के यहाँ आए थे ऐसे प्रवासी मज़दूर, वो ज़मींदार भी 2-3 दिन से घर नहीं आया है। तो पुलिस अभी सोच ही रही होती है कि इतने में ही पता चलता है कि पास की ही एक नहर से हाथ बंधी हुई लड़की की लाश बरामद हुई है। जल्दी से लाश को निकाला जाता है और टिल्लू खां को बुलाया जाता है उस लाश को पहचानने के लिए। टिल्लू खां झट से उस लाश को पहचान लेते हैं, क्योंकि उनकी बेटी खातून के पैरों में 6 उंगलियां थी, दोनों पैरों में, तो उन्हें लाश को पहचानने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अब एक मामला जो एक गुमशुदगी से शुरू हुआ था अब एक कत्ल का मामला बन जाता है और फोरेंसिक की रिपोर्ट के लिए, जांच के लिए लाश को भिजवा दिया जाता है ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके और पता चल सके। अब इधर पुलिस टिल्लू खां से दोबारा पूछती है, क्योंकि अब मामला काफ़ी गंभीर हो चुका था। तो पुलिस अब सीधे सीधे टिल्लू खां से राकेश के बारे में पूछती है। तो अब जब पुलिस पूछती है तो टिल्लू खां बताता है कि उसे भी राकेश पर शक है, क्योंकि उसके बेटी पर राकेश की बुरी नज़र थी और पहले वो नाम लेने से डर रहा था, क्योंकि राकेश का उस एरिया में काफ़ी रुतबा था, काफ़ी रुआब था।
तो उसे लग रहा था कि मैं एक छोटा सा प्रवासी मजदूर हूं, तो पुलिस मेरी हेल्प नहीं करेगी। लेकिन अब जब बेटी की लाश को वो देखता है तो उसका डर निकल जाता है और अब वो अपना पूरा बयान दर्ज करवाता है। अब राकेश का बयान दर्ज होते ही पुलिस जल्दी से टिल्लू खां का बयान दर्ज होते ही पुलिस जल्दी से राकेश के ढूंढने में लग जाती है और राकेश का फ़ोन सर्वेलेंस पर डाला जाता है। फ़ोन बंद होता है, लेकिन उसके बाद भी जल्दी से उनके पुलिस के जो मुखबिर होते हैं उनके थ्रू पुलिस राकेश को गिरफ्तार कर लेती है। जब राकेश को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है और पूछताछ शुरू की जाती है तो कुछ ही मिनटों में राकेश सारा सच उगल देता है और जो खतरनाक कहानी सामने आती है वो रूह को कंपा देती है। कहानी कुछ इस तरह से होती है कि राकेश एक काफ़ी अमीर परिवार, एक ज़मींदार परिवार का युवक था, काफ़ी पढ़ा लिखा युवक था। वो और उसका भाई और उसके पिता उस इलाके में अच्छी साख रखते थे। राकेश और उसके भाई ने विदेश से पढ़ाई की थी, वो खेती बाड़ी करते थे अत्याधुनिक तकनीकों के साथ, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ। तो उनकी खेती का कारोबार काफ़ी बड़ा था। अब हर साल राकेश और उसका परिवार कुछ प्रवासी मजदूरों को बुलाता था, जिनमें से टिल्लू खां भी एक थे। टिल्लू खां उनके लिए कोई नए नहीं थे, वो पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर आते रहे थे और प्रवासी मजदूर के तौर पर काम करते रहे थे। तो इस साल भी राकेश ने टिल्लू खां को फ़ोन किया कि उन्हें प्रवासी मजदूरों की ज़रूरत है। तो टिल्लू खां अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। तकरीबन 15 परिवार वहाँ पर पहुँचते हैं। क्योंकि इस बार काम कुछ ज़्यादा था तो राकेश उनसे पहले ही प्रार्थना कर चुका होता है कि एक बार जितने से ज़्यादा लोग हो सकें आप लेके आइए। तो अब जब ये लोग परिवार के साथ वहाँ पहुँचते हैं तो इस बार टिल्लू खां अपनी पत्नी को नहीं ले जाता बल्कि अपनी बेटियों को ले जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब होती है। टिल्लू खां की 3 बेटियां होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी 14 वर्षीय खातून उनका नाम होता है। तो इन सब के साथ टिल्लू खां वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही राकेश की नीयत पहले ही दिन खातून पर बुरी हो जाती है। वो उसे बुरी नीयत से देखता है। जब उसे पहली बार मिलता है तो वो अपने होश में नहीं रहता। उसे कुछ इस तरह से वो खातून पर फिदा हो जाता है। हालांकि खातून एक 14 साल की बच्ची थी और राकेश काफ़ी उम्र में बड़ा था। राकेश और उसके भाई, इन दोनों की शादी एक ही गांव की 2 सगी बहनों से हुई होती है, लेकिन अब दोनों ही उन्हें तलाक देकर जा चुकी होती हैं। उनका कुछ आपसी परिवार में वाद विवाद होता है, जिसकी वजह से उनकी पत्नियां उन्हें छोड़कर जा चुकी होती है। अब इधर टिल्लू खां जब पहले दिन पहुंचते हैं अपने प्रवासी मजदूरों के साथ तो उनकी काफ़ी आवभगत की जाती है, जो कि वहाँ का एक ट्रेडिशन रहता है। राजस्थान के लोग काफ़ी ज़्यादा आवभगत करते हैं मेहमानों की, तो उन्हें भी खाने पीने को बहुत कुछ दिया जाता है। और उसके बाद उन्हें उस पर जमींदार परिवार के घर के पास ही गली में एक और परिवार में जो एक खाली बड़ा घर होता है उसमें रहने के लिए जगह दे दी जाती है। तो इस तरह से ये यहाँ पर रहने लग जाते हैं। अब इन प्रवासी मजदूरों में से कुछ लोग हर रोज़ खेतों में जाते हैं और उनमें से 2-3 महिलाएं अपना कुकिंग का काम देखती हैं, ताकि ये प्रवासी मजदूर जब शाम को आएँ तो उनके लिए खाना तैयार हो। तो इस तरह से 2-3 महिलाओं का हर रोज़ ड्यूटी लगती है कि उन्होंने कुछ खाना बनाना है, और बाकी प्रवासी मजदूर हर रोज़ काम करने जाते हैं और काम से वापस आते हैं। पहले दिन खातून और एक और युवती की ड्यूटी इस काम पर लगाई जाती है ताकि वो खाना बना सकें। और राकेश खुद, हालांकि वो खुद जमींदार होता है, लेकिन फिर भी वो खुद ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर मजदूरों को खेतों पर छोड़ कर आता है और उन्हें लेकर आता है। ये उसकी रोज़ की दिनचर्या होती है। तो पहले दिन जब वो मजदूरों को छोड़ कर आता है तो खातून और उस महिला को देखता है, तो उसे खातून को एक छेड़खानी वाले अंदाज में बोलता है कि तुम आकर घर से दही और छाछ ले जाओ, और खातून को साथ लेकर वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। जब वो घर जा रहा होता है तो खातून उसे अंकल कहकर संबोधित करती हैं। तो राकेश इस पर एतराज जताता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे अब्बू की उम्र का नहीं हूँ, तो मुझे अंकल मत कहो। इस पर खातून उसे भैया कहती है। तो राकेश इस पर भी एतराज जताता है और उसे बोलता है कि तुम मुझे भैया मत कहो, तुम मुझे राकेश या रॉकी कह सकती हो। तो इस तरह राकेश अपना एक अलग ही प्रभाव उस पर छोड़ता है। उसे बताता है कि मैं ना अंकल तुम हूँ ना मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो खातून को ये बातें कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि वो महज एक 14 साल की बच्ची होती है। तो इस तरह से बात आगे बढ़ती है। अब राकेश खातून से हर रोज़ मिलने लगता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे बातचीत होती रहती है। बातों ही बातों में खातून राकेश से पूछती है कि उसकी पत्नी कहाँ है। तो वो बताता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है और अब वो अकेला रहता है, और अब वो एक लड़की की तलाश में है जिससे वो शादी कर सके। तो उसके बाद
राकेश की एक हर रोज़ की दिनचर्या में, क्योंकि वो हर रोज़ मजदूरों को छोड़ता है, तो अब वो खातून को अपने ट्रैक्टर पर अपने साथ बिठाता है और उसकी बहन को भी। तो उससे आते जाते वो बातचीत करता है, उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है। एक दिन बातों ही बातों में राकेश खातून को धीरे से बोलता है कि आज रात को मैं तुम्हारा गली में इंतज़ार करूंगा, तुम मुझे वहां पर मिलना। 14 वर्षीय खातून, उसे ज़्यादा समझ तो नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ वो भी राकेश से प्रभावित हो चुकी होती है। उसने ऐसा पैसा, ऐसी चीज़ें, ऐसी गाड़ियां कभी देखी नहीं होती, तो वो भी राकेश की बात मानते हुए उस रात वहां पर मिलने आती है। तो राकेश उसे बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और उसे प्यार करता है। खातून हालांकि इस पर एतराज़ जताती है और बताती है कि मैं आपसे काफ़ी छोटी हूँ और आपकी तो शादी हो चुकी है, मेरी तो अभी तक कोई शादी नहीं हुई। राकेश कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। और उसे कुछ तरह के लालच भी दिए जाते हैं, जिनमें से एक लालच होता है कि मेरी बीवी के मंगलसूत्र और जो भी गहने हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब महिलाएं जैसे 14 साल की खातून होती है, लेकिन उसे इन सब चीज़ों का बहुत शौक होता है, वो काफ़ी प्रभावित होती हैं। और उस रात राकेश खातून को अपने काबू में कर लेता है और उसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो 2-3 घंटे उसके साथ बिताने के बाद खातून को छोड़ दिया जाता है। खातून जब वापस पहुंचती है तो अगले दिन उसे काफ़ी तेज बुखार होता है। उसके बाद जब वो उठती है तो वो अपने पिता को बताती है कि उसे आज तेज बुखार है, तो वो काम पर नहीं जा सकती। उसके पिता टिल्लू खां, जिन्हें किसी बात का पता नहीं होता, वो टिल्लू खां फिर से राकेश को ही बोलते हैं कि खातून को डॉक्टर से दवा दिलवा दीजिएगा। तो इस पर राकेश बोलता है कि गांव का डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं है, मैं उसे शहर से दवा दिलवा लाऊंगा। तो वो खातून को अपने साथ लेकर शहर चला जाता है और इस बार वहां पर ले जाकर उसे खूब घुमाता फिराता है। उसे बताता है कि उसने उसके पिता से इजाज़त ले ली है तुम्हें घुमाने की, तुम्हें दवा दिलवाने की, तो वो शहर इसीलिए तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। तो उसके बाद वो पूरा दिन अपने साथ बिताते हैं और ये समय ऐसा होता है कि जब खातून अब राकेश से और भी प्रभावित हो देती है। राकेश उसे एक मोबाइल भी लेकर देता है, जिसे चोरी छिपे खातून अपने पास रखती है। अब जब कभी भी राकेश को ज़रूरत होती है, राकेश उसके मोबाइल पर एक मिस्ड कॉल या मैसेज मारता है और खातून उससे मिलने पहुंच जाती है। उसके बाद राकेश अपने जिस्म की आग बुझाता है और उसके बाद फिर से खातून को छोड़ देता है। तो ये उनकी हर रोज़ की दिनचर्या हो जाती है। इसी तरह चलते चलते एक दिन वो मोबाइल खातून की एक छोटी बहन देख लेती है। इस पर खातून से बोलती है कि ये फ़ोन मेरा नहीं, मेरी एक सहेली का है। अब इसी तरह से बातचीत आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे जो कि इस तरह की चीज़ें आप जानते हैं छुपी तो नहीं रह पाती, वो वैसे ही एक गांव का एरिया होता है, तो धीरे धीरे बात फैलने लग जाती है। और जब फैलती है तो टिल्लू खां तक भी पहुंचती है। टिल्लू खां के पास जब बात पहुंचती है तो वो इस बात को पक्का करना चाहता है। वो एक रात छुपकर अपनी बेटी पर नज़र रखता है, तो वो सचमुच में देखता है कि उसकी बेटी एक गली में जाती है। उस गली में जाकर वो राकेश से मिलती है और एक सुनसान मकान के अंदर वो चले जाते हैं। कुछ ही समय के बाद उसकी बेटी बाहर आती है, तो टिल्लू खां को ये समझते देर नहीं लगती कि राकेश और उसकी बेटी के बीच में क्या चल रहा है। उसके बाद वो अपनी बेटी की तलाशी लेता है, उसे धमकाता है, डराता है और उसके पास से एक मोबाइल बरामद होता है, क्योंकि उसकी बहन बताती है कि दीदी के पास एक मोबाइल भी है। तो वो उस फ़ोन को तोड़ देता है। अब राकेश के पास कोई जरिया नहीं होता अपनी खातून को मैसेज करने का। तो इसी तरह से बात आगे बढ़ती है। अब क्योंकि खातून को आना जाना, उसके बाहर आने जाने पर रोक लगा दी जाती है, उस पर नज़र रखी जाती है और उधर राकेश भी उससे मिलने के लिए बेचैन होता है, लेकिन अभी उन्हें कोई हल नज़र नहीं आता, क्योंकि एक तरह से उनके बीच में कोई संवाद नहीं हो पाता। लेकिन कहीं ना कहीं राकेश को थोड़ी भनक लग जाती है कि कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला है, या तो खातून पकड़ी गई है या उसने उसके बारे में, उन दोनों के बारे में किसी को पता चल गया है। लेकिन क्योंकि राकेश एक काफ़ी धनाढ्य परिवार से था, उनका उस एरिया में बहुत रुआब था, तो टिल्लू खां उस टाइम यही निर्णय लेता है कि वो अभी इस बारे में कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगा या इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। हालांकि कुछ और प्रवासी मजदूरों की सलाह होने पर वो कुछ लोगों के साथ इकट्ठा होकर राकेश के पिता के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। उन्हें बताता है कि कैसे राकेश उनकी बेटी पर बुरी नज़र रख रहा है और उसका फ़ायदा उठा रहा है। राकेश के पिता टिल्लू खां से इस बात के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी भले इंसान होते हैं, भला परिवार होता है,
और कहते हैं कि वो राकेश से इस बारे में बात करेंगे और उसे यह सब छोड़ने के लिए कहेंगे। अब इसी दौरान क्योंकि जो खातून जो महज बेचारी 14 साल की होती है वो सचमुच में राकेश को अपना पति मान चुकी होती है। इस बीच एक दिन ये भी होता है, इनके पकड़े जाने से पहले राकेश उसे एक मंगलसूत्र दे चुका होता है और उसे बोल चुका होता है कि अब तुम और मैं पति पत्नी हैं। हालांकि वो मंगलसूत्र भी सोने का नहीं होता, एक नकली मंगलसूत्र उसे ला कर दिया जाता है, लेकिन वो बेचारा बच्चा उस मंगलसूत्र को असली मंगलसूत्र और असली शादी समझकर बैठा रहता है। अब क्योंकि अब इनके जाने का समय आ जाता है, अब वो टिल्लू खां अपनी बेटी को भी बताते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना है, लेकिन उधर बेचारी खातून सोच रही होती है कि ये मेरा पति है, अब मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो वो कहती हैं कि मैं राकेश से मिलना चाहती हूँ। इस पर टिल्लू खां उसकी पिटाई करता है, उसे काफ़ी बुरी तरह से मारा जाता है, लेकिन फिर भी जो खातून होती है वो एक दिन वहाँ से भागने का मौका उसे मिल जाता है, और जब वो भागती है तो वो खेतों की तरफ जा रही होती है क्योंकि उसे काफ़ी रास्ते अब पहाड़ा होते हैं। वहाँ पर उसे एक गाँव का ही एक करने आदमी मिलता है, उससे फ़ोन लेकर वो कहती है कि उसे अपने पिता को फ़ोन करना है, लेकिन वो राकेश को फ़ोन मिला देती है और यही खातून की सबसे बड़ी गलती होती है। जब वो राकेश को फ़ोन करती है तो राकेश काफ़ी हैरान होता है कि इतने दिनों से उसने फ़ोन क्यों नहीं किया। अब वो सारी बात राकेश को बताती है कि किस तरह वो पकड़े गए हैं, उसका फ़ोन तोड़ दिया गया, उसकी पिटाई की गई, वो वापस ले जाना चाहते हैं और उसने अपने पिता को बता दिया है कि उसने और राकेश ने शादी कर ली है। राकेश इतना सुनते ही अपनी होशो हवास में मतलब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो तुरंत खातून को बोलता है, उसे मिलने के लिए बुलाता है कि मैं तुम्हें फला खेतों में मिलूंगा। इस दौरान राकेश अपने दो सहयोगियों, जिनमें से एक महिला जिनका नाम पूनम और एक और उनका दोस्त, उनको बुलाता है और उनसे इस बारे में बात करता है। तो जो मशवरा उन लोगों के द्वारा दिया जाता है वो यह दिया जाता है कि क्योंकि लड़की की उम्र 14 साल है, अगर इस बात का शोर मचा या पुलिस में जाया गया तो राकेश के ऊपर काफ़ी संगीन आरोप लगेंगे, एक नाबालिगा से बलात्कार, उसे धोखा देने का, क्योंकि शादी तो वो कर ही नहीं सकता एक नाबालिगा से। तो इस तरह की बातें जब राकेश को पता चलती हैं तो राकेश और भी ज़्यादा घबरा जाता है। वो खातून को अब उसका प्लान चेंज हो जाता है, अब उसके अंदर का शैतान जाग चुका होता है, अब वो खातून को मारने का निर्णय कर लेता है। खातून को जब क्योंकि पहले ही वो खेतों में बुला चुका होता है, जब खातून वहाँ पर पहुँचती है तो राकेश उसे धोखे से अपने साथ बिठाकर ले चलता है और एक सुनसान जगह आने पर एक नहर के पास खातून के दोनों हाथ बांधकर उसे जिंदा ही, जी हाँ बिल्कुल जिंदा ही, नहर में फेंक दिया जाता है। और वो बेचारी बच्ची 14 साल की एक धोखे, एक झूठ के सहारे जो अभी तक राकेश की गलत आदतों का शिकार होती आई थी, वो बेचारी बच्ची मारी जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस को 1 से 2 दिन के बाद लाश मिलती है और आगे की कहानी हमने आपको बताई कि किस तरह से पुलिस सारी बातें राकेश को गिरफ्तार करती है और उससे ये कहानी का पता चलता है। तो दोस्तों कितनी दुख भरी कहानी, और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि बच्चे जो ये एक 8 से लेकर 14, 15, 16 साल तक की जो उम्र होती है, ये काफ़ी बेचारे इनके पता नहीं होता, इन्हें जो भी कुछ बोला जाता है ये उसी को सच मान लेते हैं, जो भी कुछ देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। तो इन उम्र के बच्चों का खास ध्यान रखिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप जानते ही हैं लड़कियों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ज़माना बहुत बुरा है, लड़कों के साथ बुरा करने वाले कम और लड़कियों के साथ बुरा करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो अगर इस कहानी से किसी का जीवन थोड़ा सा बच सके, आप अपने बच्चों से, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करें इस चीज़ों के बारे में, उन्हें थोड़ा अवेयर करें, ध्यान रखें कि कोई किसी बच्चे का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुंच सके, और जल्दी ही मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।